हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित केसरी नवरात्रि के इस पावन बेला पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आपका लास्टली मतलब कि इतने दिनों से जो आप लोग वेट कर रहे थे, लास्टली आपका वेट करने का समय ख़त्म हुआ। और आज देखिए आप लोगों को क्या मिलने जा रहा है। मैथ्स की एक्सरसाइज मिल रहे हैं 13, और कौन से क्लास के लिए? क्लास 10 के बच्चों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग उतने दिनों से बोल रहे हैं कि क्लास 10 के बच्चों को सर कब से पढ़ाइएगा, तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों को आज मैं मेंसुरेशन का एक लेसन है जो आप लोगों को पढ़ना है, एक्सरसाइज 13 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो वो हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। तो पीछे मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है डिटेल्स, तो आप लोग देख लीजिए। और आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, क्योंकि नवरात्रि का भी फास्ट चल रहा है हम लोगों का। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वीडियो को कवर करना, क्योंकि मतलब कि हम और राहुल सर ही हैं। तो राहुल सर भी आपको 10th का जितना हो सके आर्ट्स पढ़ा ही रहे हैं, और मैं मैथ साइंस ऐसे ही आप लोग के सामने वीडियो लेके आऊँगा। तो आज से आप लोग का मतलब कि वेट करने का जो समय है वो खत्म हो गया। आज आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कैसा लग रहा है। थोड़ा एक बार माइक देख लेता हूँ। हाँ चलिए, माइक ऑन है, आवाज़ आ रही होगी अच्छे से और सब कुछ क्लियर दिख भी रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। और ये 13 लेसन मैंने क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे अब देखिए रियल नंबर से पढ़ाते तो बहुत सारे बच्चे पढ़ भी लेते हैं। जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेसन होगा ना, तो पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे जो ज़्यादा मार्क्स हम लोग को दे सके। तो ठीक है, चलिए आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मेंसुरेशन पहले हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन को हिंदी में। और हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो थोड़ा सा मतलब कि मैं इंग्लिश भी बोलूँ ना तो उसका हिंदी में बता दूंगा, तो आप लोग लिख के वैसे नोट कर सकते हैं। वैसे जितना प्रयास हो सकता था मैंने किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, मेंसुरेशन में ये लेसन आता है हम लोग का जो भी है पढ़ना है, क्षेत्रमिति। और हम लोग का लेसन का नाम है लेसन 13 है हम लोग का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले चलो बच्चों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक क्वेश्चन, आप लोग बताओ, ईमानदारी बताना। हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि 2D और 3D में कितने लोगों को अभी तक डिफरेंस समझ में आता है। मैंने यहाँ तक देखा है जो बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे पास, तो 2D और 3D उनको समझ ही नहीं आता कि क्या होता है 2D फिगर और क्या होता है 3D फिगर। तो चलो आज मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों का ये क्लियर कर देता हूँ। देखो, 2D का मीन्स होता है डायमेंशन और 3D का मीन्स होता है 3 डायमेंशन। तो हम लोग देखते हैं कि अब डायमेंशन किसे बोलते हैं। तो डायमेंशन मतलब कि हम लोग बताते हैं, देखो जैसे यहाँ पे एक जैसे मैं डायग्राम छोटा सा बना रहा हूं, तो देखो यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें क्या है, ये इसका लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेथ हो गया। तो इसमें सिर्फ दो चीज रहे, लेंथ और ब्रेथ रहे। वैसे जितने भी डायग्राम होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे। और जैसे ही मतलब कि अगर इसमें लेंथ और ब्रेथ के साथ एक हाइट भी इंक्लूड हो जाए, उसको हम लोग 3 डायमेंशन फिगर बोलेंगे, लेकिन उसको हमको 3D बोलना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं यही छोटा सा एक डिफरेंस था 2D में और 3D में। अब हम लोग बात करते हैं 2D में। जैसे आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पे एक मैंने बनाया है, स्क्वायर ही बनाया है। तो स्क्वायर का अगर एरिया निकालना होता है तो हमको दिया रहता है 10 मीटर साइड उसका। स्क्वायर का तो पता ही है कि सब साइड इक्वल ही होता है, तो 10 मीटर। उस पर भी हम लोग आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 और 10 हम लोग 100 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता। तो आज आप लोग देख लीजिए कि मीटर और मीटर का जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एरिया का साइड 4 रहता है तो दो साइड का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 ये 100 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये सब थोड़ा बेसिक चीज है, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो आप लोग जान लीजिए। और ये हम देखते हैं तीसरी चीज कि कोई भी अगर 2D डायग्राम रहे तो उसका हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल उसका फाइंड करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। और जैसे हम लोग 3D की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 3D दो मैंने डायग्राम बना रखा है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, घन घना बना रखा है, तो मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें देखो तुम लोग क्या होता है, लंबाई यहाँ पे होता है बच्चों, ठीक है, उसके बाद चौड़ाई होता है, लेकिन इसमें एक और चीज जो इंक्लूड हो जाता है वो है हमारा हाइट। यहाँ पे हाइट इंक्लूड हो जाता है जिसमें ऊंचाई आ जाती है, इसीलिए इसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम ना निकल के क्या निकलता है, आयतन, सॉरी इसका एरिया ना निकल के इसका वॉल्यूम निकलता है, आयतन निकलता है। अब आयतन भी रहेगा, 3 वैल्यू दिए रहेंगे, तो मीटर 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 को करोगे तो यहाँ पे मीटर क्यूब आने वाला है। चलो अब हम लोग अपने लेसन पे आते हैं, जो हम लोग का पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप लोगों को पता ही होगा कि ये 3 डायमेंशन है सब कुछ। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग स्क्वायर पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि स्क्वायर से हम कोरिलेट करेंगे क्यूब को। और इधर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से हम लोग इसको करेंगे क्यूबॉइड को कोरिलेट। तो चलिए हम लोग स्क्वायर पे आते हैं, स्क्वायर देखते हैं। आई होप वीडियो क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा आप लोग अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए स्क्वायर को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले स्क्वायर क्या होता है, वर्ग होता है। तो आप सभी को पता है कि स्क्वायर का जितना भी मतलब कि 4 जो ये रेखाएं से घिरी हुई क्षेत्र होती हैं तो वो क्या होती हैं, स्क्वायर होती हैं। लेकिन कैसा रेखा, ये सारा इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सबका इक्वल होना चाहिए। यहां से यहां अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां भी इसका डिस्टेंस क्या होगा,
5 सेंटीमीटर ही होगा। यहां से यहां भी इसका डिस्टेंस क्या होगा 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां भी इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। तो स्क्वायर हम इसे बोलते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि स्क्वायर का एरिया इक्वल्स टू क्या होता है। तो हम किसी भी साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके थोड़े से डायगोनल पे बात कर लेते हैं। देखिए यहां से यहां डायगोनल जो होता है, ये तिरछा वाला जो लाइन है ये इसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसका डायगोनल होता है √2a। अब थोड़ा सा इसी से कोरिलेट करके हम आते हैं अपने क्यूब पे। देखिए क्यूब भी क्या होता है, क्यूब भी मतलब कि बना हुआ रहता है, जो वो स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर की तरह ही रहता है। इसके जो सारे होते हैं, सारे जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब थोड़ा सा देखो, एक क्यूब मैंने बनाया है, अब आपको जैसा लगे थोड़ा सा समझाने के लिए इस पे हम लोग समझते हैं। देखो ये जो आप लोग देखते हैं ना, या फिर डाइस आप लोग, या फिर बच्चे जो वो पजल वाली होती है जो उसको ऐसे मतलब कि रोटेट करके उसको सजाते हैं छोटे बच्चे, तो जस्ट लाइक ये क्या है, एक क्यूब है। तो क्यूब ऐसा ही डाइस होता है। चलो मैं आप लोगों के सामने ऐसे दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेसेस, मतलब कि फलक किसको बोलते हैं। तो देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा मैं नजदीक आ जाता हूँ। देखिए ये फेसेस हैं, ये जिसपे 1 लिखा है, देखिए एक पहला फेस, ये 3 लिखा है दूसरा, ये 2 लिखा है तीसरा, और ये 4 लिखा है चौथा, और देखिए 5 लिखा है पांचवा फेस, और ये देखिए एक 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये छठा फेस। तो आप लोग को इजिली समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, 6 फेसेस आपको दिखा दी गई। अब देखिए वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष। तो शीर्ष देखिए यहाँ पे, देखिए एक इस कॉर्नर पे देखिए एक यहाँ देखिए 2, देखिए अब इसी के पीछे आ जाएगा, मतलब ऐसे रोटेट कर दे रहा हूं, ये 3 और ये 4, और इसी को ऐसे हम उल्टा कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये 5 और ये 6 और यहाँ पे ये 7 और यहाँ पे 8, मतलब जो शीर्ष है। सिंपल समझना है बिल्कुल। पहले आप लोग चीजें समझिए। आप लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा दीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग कोशिश करने की उसको पहले क्लियर जाए, क्वेश्चन तो खुद पे खुद आप करने लगेंगे। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग का जो 12 एज है, किनारे। किनारे देखिए एक यहां से यहां जो है, यहां से यहां एक किनारा, फिर यहां से यहां दूसरा किनारा, फिर देखिए इसको घुमा दिए यहां से यहां तीसरा किनारा, फिर यहां से यहां ये चौथा किनारा। तो 4 किनारे ऊपर और 4 किनारे हमारे ये नीचे। 4 और 4 8 होना गया। और देखिए ये एक 9 10, फिर यहाँ पे एक 11 और फिर यहाँ पे एक 12। तो 12 टोटल क्या होते हैं, एज होते हैं। ये क्यूब में ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए अब इसका काम खत्म। अब हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए इसका पहले ही बता चुका हूं मैं कि यहाँ पे जो होगा इसका एरिया नहीं निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका जो भी वॉल्यूम निकलेगा तो क्या होगा, साइड साइड साइड। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। तो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम स्क्वायर में करते थे ना 2 साइड, लेकिन यहाँ पे एक मेरा हाइट यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों साइड को, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। अब इसके टोटल सरफेस एरिया पे बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो होता है 6a स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 6a स्क्वायर क्यों होता है, मैंने क्या बताया था कि फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा दूं, देखिए एक पहला फेस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां और ये छठा। तो जितने भी फेस हैं, मतलब कि 6 के 6 फेसों का अगर एरिया आप निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि क्या हो गया कि जितने यहाँ पे फेस हैं, अगर सारे फेस का हम एरिया निकाल दें उसी को बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया। मतलब कि देखिए इसका एक फेस तो ऐसा ही ना है, ऐसे हम अगर देख रहे हैं, देखिए 3 को 3 ऐसे हम देख रहे हैं बोर्ड पे, तो देखिए इसका फेस तो ऐसा ही है। तो इसमें क्या होगा, ए 2 ही ना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर एक फेस का एरिया हो गया। तो ऐसे ऐसे कितने फेस है देखिए इसमें क्यूब में, तो 6 फेस हैं। तो इसलिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल याद कीजिए, इसके थ्रू समझ के याद कीजिए आप लोग बिल्कुल। तो ये 6a स्क्वायर हो गया। अब चलिए अब हम लोग आते हैं CSA, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए मतलब कि कोई भी क्यूब है तो इसका ऊपर का और ये नीचे वाला फेस हटा दिया जाता है। जो साइड का बचता है ना, देखिए 3 बचा, 2 बचा, 4 बचा और 1 बचा। ये बस 4 ही देखना है। ये देखिए 5 वाला जो है और ये 6 वाला, इसको नहीं देखना है। बस हमको क्या देखना है, ये 1 वाला, ये 3, ये 2, ये 4 जिस पे लिखा हुआ है, तो 4 ही फेस ना है। देखिए एक ऑरेंज और एक पीछे वाला ऑरेंज और ये पिंक और ये पिंक, 4 बचा। ऊपर वाला हमको लेना ही नहीं है, जो ग्रे कलर वाला है उसको एलिमिनेट कर देना है, मतलब हटा देना है। मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐसा ही होता है। तो देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, a स्क्वायर एक बताई है मैंने कि एक फलक का कैसे निकलता है, तो a × a कर लीजिएगा।
तो वो एक फलक का मतलब कि हो गया क्षेत्रफल, और 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, मतलब कर्व सरफेस एरिया यहाँ से फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसका विकर्ण। तो देखिए इसका विकर्ण अगर हम स्क्वायर में देखें तो ऐसे होता था ना, ऐसे होता था। तो ये यहां से यहां अगर लेते हैं तो वो तो आप स्क्वायर की ही बात कर लिए ना, कि देखिए उसमें भी ऐसे होता था और हम लोग ऐसे खींच देते थे, तो इसका वैल्यू कितना होता था, √2a होता था। लेकिन यहाँ पे हाइट भी आ गया है तो विकर्ण यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसलिए उसका √2a होता था और एक आ गया है एक्स्ट्रा हाइट, इसीलिए इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √3a। तो जितना मतलब कि क्यूब से हमारे घन से रिलेटेड था चीज मैंने बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में हमें बताइए। अब हम लोग आते हैं, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने रेक्टेंगल की तरफ थोड़ा सा, और उसी से रिलेटेड है क्या, हमारा घनाभ। तो चलिए बच्चों देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, एक रेक्टेंगल है ABCD, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं। तो देखिए AB का जो वैल्यू है A और ये DC, ये दोनों क्या होते हैं, मतलब कि इक्वल होते हैं। जो इसका लेंथ है वो लेंथ इक्वल होगा और ब्रेथ है वो ब्रेथ इक्वल होगा दोनों का। ये नहीं कि इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगे, इसमें चारों साइड इक्वल होते थे। ये याद बात हमेशा आप याद रखिएगा, इसमें चारों साइड इक्वल होते थे। आपको हम क्यूब में भी सारा बात बता दिए, लेकिन लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में हमेशा लेंथ जो है और ब्रेथ वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। और एक बात हमेशा ये याद रखिएगा, लेंथ हमेशा जब भी होता है ना वो ब्रेथ से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे L का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। जैसे ब्रेथ मतलब कि 9 होगा तो ये 10 होगा, या फिर ये और कम होगा 7 होगा, तो फिर ये 12 होगा। ये आप हमेशा क्वेश्चन में देखिएगा, जब भी लंबाई रहेगी हमेशा चौड़ाई से बड़ी रहेगी। ये आप देखिएगा हमेशा, कहीं भी आप क्वेश्चन बनाइएगा कोई भी आयत का। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इसमें लेंथ इक्वल होते हैं। देखिए ये AB और DC दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये इसका लेंथ है, और ये ब्रेथ हमेशा कम रहेगा। जो DA है और ये जो CB अपने में बराबर है, और AB और DC बराबर है अपने में, तो लेंथ और ब्रेथ का यहाँ पे रोल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका एरिया क्या होता है। जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे स्क्वायर में A × A, तो यहाँ पे देखिए AB होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है LB। अब इसमें देखिए इसका विकर्ण की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका विकर्ण क्या होता है, यहाँ से यहाँ विकर्ण, तो √L² + B²। अब विकर्ण कैसे आता है इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, हम लोग अपना लेसन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। क्यूबॉइड की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे बना होता है, तो रेक्टेंगल से बना होता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें ध्यान देने लायक बात है। देखिए एक यहाँ पे L लिखा है, एक यहाँ पे L लिखा है, क्योंकि देखिए ये L ये L, तो ये कैसे हो जाएगा, जस्ट लाइक यही होता है, जस्ट लाइक इसी की तरह होता है। लेकिन ये मैंने इक्वल बनाया है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा वो लेंथ थोड़ा ज्यादा चौड़ा रहेगा, ये जो है ना ये ज्यादा चौड़ा रहेगा, और ये वाला जो इसका ब्रेथ है वो मतलब कि ये पीछे वाला जो पर्सन है ब्रेथ वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा डायग्राम इसको समझिए। देखिए ये लेंथ यहाँ पे ये जो लाइन है, देखिए ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो इक्वल है। जैसे आप लोग एक घनाभ का बहुत अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं अपने रूम को। हमेशा जब भी देखिएगा तो लेंथ हमेशा बड़ा रहेगा, ब्रेथ तो मतलब कि कम रहेगा, और फिर उसमें क्या रहेगा, हाइट रहेगा। जैसे अभी ये रूम ही है, तो आप लोग अपने रूम में भी देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, ये मेरा लेंथ हो गया, और देखिए ये फिर मेरा ब्रेथ हो गया, और ये फिर मेरा क्या हो गया, ये हाइट हो गया। देखिए यहाँ एक हाइट है, एक यहाँ हाइट है, एक यहाँ हाइट है। तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 3D फिगर है, थोड़ा सा मुश्किल होता है बोर्ड पे बनाना। 3D फिगर को कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो आप लोग को इतना समझ में आ ही रहा होगा, बेसिक में बता रहा हूँ बिल्कुल चीजें। तो देखिए यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल का होता था L × B, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। उसका एरिया निकालने के लिए L × B से मल्टीप्लाई करते थे, लेंथ × ब्रेथ। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ × ब्रेथ × हाइट। एक क्योंकि हाइट यहाँ पे एक्स्ट्रा है घनाभ में, क्यूबॉइड में। फिर हम लोग टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने बताया था ना अभी क्यूबॉइड का, जैसे जितने फेसेस होते हैं सारे फेसेस को क्या करना रहता है, उसका एक मतलब कि फेस का एरिया निकाल के जोड़ देना होता है। ठीक है, तो वैसे ही हम इसका निकालेंगे कि क्या है। जैसे देखिए फेसेस कितने हो जाएंगे, फेसेस मतलब कि इसमें भी उतने ही होते हैं, मतलब कि 6 फेस इसमें भी हैं, 8 वर्टेक्स उसमें भी हैं, 12 एज वैसे ही है। मैंने बताया अभी पीछे कि कैसे फेस हैं, तो आप मतलब कि देखे होंगे वीडियो, नहीं तो थोड़ा सा बैक करके वीडियो देख लीजिए। फेस किसको बोलते हैं, एज किसको बोलते हैं, और ये मतलब कि वर्टेक्स 6 को बोलते हैं, फलक 6 और किनारे। तो अभी मैंने बताया है। तो सेम डायग्राम यही है। इसमें है कि इसका सारा जो होगा ना, मतलब कि जो लेंथ ब्रेथ सब कुछ इक्वल होगा, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस यही थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें भी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होगा, अब देखिए इसमें सारा इक्वल था तो इसीलिए 6 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका 2 लेंथ और ब्रेथ, फिर 2 ब्रेथ और हाइट, और फिर हाइट और लेंथ जो भी है ये सारा 2 निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया।
तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा है LB, फिर यहाँ पे क्या बचा BH और फिर यहाँ पे क्या बचा HL। तो ये कॉमन लेके हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ संपूर्ण पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी बोल सकते हैं। फिर है CSA क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मैंने बताया था कि एक ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट जो ऊपर में रहता है और ये जो नीचे वो दोनों को हटा दिया जाता है, वो दोनों फेस को हटा दिया जाता है और जो साइड से बचेगा ये दोनों और फिर ये दोनों, ये ऊपर वाला दोनों हटा दिया जाएगा। तो ऊपर हटा दीजिएगा तो इसमें कितना बचेगा 2LH। देखिए यहाँ पे LH यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे हाइट है, फिर यहां से भी 2BH, देखिए ब्रेथ हो गया हाइट हो गया, ऊपर वाला हमको नहीं लेना है, ये LB वाला पार्ट नहीं लेना है, ये LB वाला नीचे का पार्ट हटा देना है। तो यहाँ पे 2LH प्लस 2BH 2 कॉमन ले लिए और यहाँ से H देखिए दोनों में कॉमन है तो H यहाँ से कॉमन ले सकते हैं L प्लस B। तो ये इसका हो गया। वॉल्यूम हम लोग देख लिए, आयतन देख लिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए। अब बचा एक विकर्ण। तो विकर्ण मैंने वैसे ही बताया था कि रेक्टेंगल का अगर हम देखेंगे तो रेक्टेंगल का विकर्ण तो यहीं तक हो जाएगा, लेकिन हमको किसका विकर्ण देखना है, घनाभ का विकर्ण देखना है। तो घनाभ का विकर्ण यहाँ से ये नीचे वाले कॉर्नर से ये ऊपर वाले कॉर्नर तक होगा। एक जैसे रूम, एक क्वेश्चन भी इस पे राइज करता है कि कोई अगर रूम है उसमें एक हमको छड़ी रखनी है तो सबसे लंबी छड़ी क्या होगी, तो वो घनाभ का क्या होगा, विकर्ण होगा। एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, जो नीचे वाला एक कॉर्नर होगा वहां से लेके ऊपर वाले तक का, जो अगर रूम में आपके हैं तो रूम में आप देख सकते हैं नीचे वाले से लेके ऊपर वाले जो रूफ है आपका वहां पे वो जो लास्ट कॉर्नर होगा वही इसका विकर्ण होगा। इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, इसी की तरह एक ऐड हो जाएगा क्या, हाइट का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे तो विकर्ण इक्वल्स टू √L² B² H²। तो यहाँ पे घन घनाभ का जो बेसिक था मैंने बता दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ कल क्वेश्चन करवा दूंगा और क्वेश्चन करवा के उसके बाद आप लोग बुक बनाइए, उसके बाद सारा चीज आपको क्लियर होगा। वैसे ही मतलब कि बेलन हम लोग को पढ़ना है, सिलेंडर, और वैसे ही फिर हम लोग को कोन वगैरह पढ़ना है, शंकु वगैरह, वैसे ही हम लोग को स्फीयर गोला वगैरह भी पढ़ना है। तो धीरे धीरे